इंटीग्रेशन करना है. So we have the question with us. 4 cos 4x का इंटीग्रेशन करना है ऐसा. तो अब देखो 4 तो कांस्टेंट है, 4 की कोई दिक्कत नहीं है, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से. ये बाहर आ गया. अब कुल मिला के हमें 4 cos 4x का इंटीग्रेशन करना है. तो cos 4x का ऐसा कुछ इंटीग्रेशन तो जानते नहीं हम, क्योंकि अगर cos x होता केवल यहाँ पे तब तो हम लिख देते इसका cos का इंटीग्रेशन, लेकिन ये x नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं. तो इसको 4x को y मान लेते हैं. 4x इज इक्वल्स टू वाई. ठीक है. तो ये जो इंटीग्रेशन है ये कैसा बन गया, ये बन गया cos y dx. अब डिलेमा 4 भी चल रहा है यहाँ पे. अब डिलेमा आ गया यहाँ पे कि अब ये y में आ गया और ये x में आ गया, तो एक कॉमन वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ से देखो, अगर इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट कर दिया तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, dy बाई डी एक्स होगा 4. तो यहाँ से लिख सकते हैं हम dx इज इक्वल्स टू dy बाई 4. तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया dx की जगह dy बाई 4. तो अब ये एक ही कॉमन वेरिएबल में आ गया cos y dy बाई 4. 4 कांस्टेंट है तो 4 से 4 कट गया. अब इसका इंटीग्रेशन जानते हैं हम. इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है sin. तो इसका आंसर हो जाएगा sin y प्लस सी. लेकिन y तो हमने क्वेश्चन में माना है, y तो कुछ था नहीं, क्वेश्चन में x दिया था, तो इसकी जगह रख देंगे 4x. तो आंसर होगा sin 4x प्लस सी. आया समझ में? हाँ यस सर. ठीक है, और बताओ, और कोई क्वेश्चन? दिव्या, अक्षत, फर्स्ट वाला. नरेंद्र. सर 9th वाला इसी का. 9th वाला. y is equals to x c minus x where c is constant, find maximum value of y. ठीक है, तो अभी क्या ये हम मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा नहीं हमने, जैसे ही पढ़ेंगे ये वैसे ही बनेगा, लेकिन मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे होगा. ऐसे दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स सी माइनस एक्स. y इज इक्वल्स टू एक्स सी माइनस एक्स. ठीक है, और बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ y की, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y. ठीक है, तो देखो, अब कल की क्लास में अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे आखिरी आखिरी में, मैक्सिमम मिनिमा वाला, कि ग्राफ कुछ भी बने किसी भी कर्व का, मैक्सिमा या मिनिमा पे क्या हो रहा होगा, डिफ्रेंसिएशन ज़ीरो हो रहा होगा. ये जितने भी पॉइंट्स है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स स्लोप होता है वो ज़ीरो हो रहा होगा. तो इसको अगर हम ऐसे देखें, इस वाले एक्सप्रेशन को, y इज इक्वल्स टू सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो ये ग्राफ बनेगा जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जहाँ पर भी ज़ीरो होगा वो वाली चीज़ हमें मैक्सिमा या मिनिमा देगी. इट विल गिव अस मैक्सिमा या मिनिमा वाले पॉइंट. तो क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, तो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट किया तो सी एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हुआ. ये मैंने डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, सी एक्स माइनस, एक मिनट, हाँ, सी एक्स माइनस 2x. अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स निकल के आया सी. सी है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन सी होगा, सी माइनस 2x. अब इस चीज़ को ज़ीरो से इक्वेट करना है, मतलब कि इस चीज़ को ज़ीरो से इक्वेट किया तो यहाँ से c इज इक्वल टू 2x आया, तो x की वैल्यू आई यहाँ से c बाई 2. अच्छा, मतलब c बाई 2 पे मैक्सिमा आएगा, c बाई 2 पे मैक्सिमा आया, इसका मतलब हमने यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में जब c बाई 2 रखेंगे x की जगह तब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी y की. तो यहाँ पे रख दो c बाई 2. ठीक है, c बाई 2 रखा तो y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, x की जगह c बाई 2 रखना है, c बाई 2 c माइनस c बाई 2. तो ये c माइनस c बाई 2 हुआ, और बाहर c बाई 2 है तो c बाई 2 इंटू सी बाई 2, दैट इज सी स्क्वायर बाई 4. इसका आंसर होगा सी स्क्वायर बाई 4. ठीक है, अभी इसको इस क्लास में और डिटेल में देखेंगे हम. ठीक है, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला, समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहा है वो. डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ऐसे लिखा हुआ है वहाँ पे. दिव्या, ये हल्का फुल्का समझ में आया क्या?
अभी और अच्छे से समझ में आएगा इस क्लास के बाद। हाँ सर। ठीक है, फर्स्ट वाले में ऐसे लिखा हुआ है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम जनरली बचपन की यादों से याद करो एस से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम होता है डी एस बाई डी टी। डी एस मतलब कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम मतलब कि टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को कैसे डिफाइन करते थे हम? वेलोसिटी से। तो डी एस बाई डी टी इज़ नथिंग बट वेलोसिटी। ठीक है, ये सिंगल डिफरेंस, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डबल डिफरेंशिएशन एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे इस चीज़ को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी वी बाई डी टी एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया इस इक्वेशन को, तो दैट इज इक्वल टू इसका डबल डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर। तो ये वाली चीज़ क्या होती है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये एक्सीलरेशन होता है ना। तो इसका आंसर है एक्सीलरेशन। डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एक्सीलरेशन। ये सब अभी अपन देखेंगे डिटेल में। ठीक है, और क्वेश्चन बताओ। ठीक है, तो अगर हो गए क्वेश्चंस तो फिर अपन नेक्स्ट प्रीवियस क्लास का रिवाइज करते हैं कि लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ना शुरू किया था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को इस तरीके से समझना है कि इट्स अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर फनल में ऊपर से पानी डाल के नीचे से पानी निकाल रहे हैं और इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कह रहे हैं, तो इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नीचे से पानी डाल रहे हैं और ऊपर से पानी निकाल रहे हैं। तो डिफरेंशिएटर ऑपरेटर ऐसा दिखता था डी बाई डी एक्स। यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला ऑपरेटर ऐसे सांप की तरह दिखता है और यहाँ पे डी एक्स लगाना पड़ता है। दिस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन ऑपरेटर। ठीक है, कहने का मतलब कि जैसे ऐसे लिखा कहीं पे कि ऐसे लिखा हुआ है एफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, मतलब कि हम एफ को इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे लिखा हुआ है टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इंटीग्रेशन डी एक्स, मतलब कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ई टू द पावर एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, जैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले होते थे वैसे ही इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहला रूल, एक्स की पावर एन का अगर इंटीग्रेशन करना है तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एन प्लस वन। तो कांस्टेंट लगाना हर बार ज़रूरी है इंटीग्रेशन में, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये ज़ीरो आएगा, तो उस कांस्टेंट के बारे में हमें कुछ पता नहीं रहता, इस वजह से हम कांस्टेंट लगा देते हैं हर फॉर्मूले में। ठीक है, फिर इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स देखिए। फिर अगला फॉर्मूला वन बाई एक्स डी एक्स इज एल एन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस माइनस कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स। इन सब चीज़ों को एकदम रिवर्स की तरह याद रखें कि इन सब चीज़ों का जहाँ पे भी ये टेन एक्स आया है सपोज, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स आना चाहिए। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। ठीक है, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स ना। फिर बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। फिर बेसिक ग्राफ में कुछ कुछ चीज़ें देखनी कि अगर स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है तो उसको तो बहुत मल्टीपल टाइम्स देख लिया, अब तो रटा गई होंगी ये चीज़ें। एम एक्स प्लस सी से देख लिया ना। दूसरे टाइप का ग्राफ देखा, अगर ऐसा कहीं पे वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स,
तो एक लाइन ऐसी खींचनी है, एक लाइन ऐसी खींचनी है, लाइन नहीं सॉरी, कर्व। अगर माइनस आ सर जाए, स्क्रीन बहुत, हाँ अक्षत, सर स्क्रीन अटक रही है बहुत ज्यादा। स्क्रीन अटक रही है। बाकी नमन, नवींद्र, दिव्या तुम्हारी भी अटक रही है क्या? सर मुझे आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। अच्छा, मैं एक बार फिर से रीजॉइन करता हूँ। तुम्हारा अक्षत, तुम्हारा कौन सा नेट है, इंटरनेट? जियो? सर एयरटेल है। एयरटेल? कितना जीबी मिलता है पर डे? पता नहीं, पापा का हॉटस्पॉट लेके कर रहा हूँ, सही चल रहा तो है। लैपटॉप से चला रहे? मैं वापस रीजॉइन करता हूँ एक बार। आइडिया मेरे पास भी है, लेकिन पापा का लेके करना पड़ता है। चलते हैं। हाँ, अब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? परफेक्ट मेरा है आइडिया भी नहीं तो चल यार, रहा हाँ सर। फिलहाल। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब ये दिखा, 3D आर्ट दिखा सबको, स्क्रीन शेयर हुई? यस सर। ठीक है, मुझे बता बता देना, टोक देना अगर आवाज़ वगैरह कम आए तो। या तो तुम रीजॉइन करना, या तो मैं रीजॉइन करूँगा, वापस अपन उसी पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ देखा। y इज इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, ये हाईलाइटेड शेप में। अगर y इज इक्वल्स टू -1/x का ग्राफ देखा, तो वो थोड़ा सा मिरर इमेज होता है y एक्सिस के अलॉन्ग 1/x के उसका ग्राफ का। बस अभी याद रखना है ये, है ना, याद मतलब ऐसे जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि ये ग्राफ कहीं कहीं यूज़ आ जाते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये तो बचपन से पता ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू ऐसा बना देते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्राफ, अगर y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x है, तो वो ऐसा बन जाता है। ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ बोलते हैं हम इसे। जैसा कि अभी कोविड-19 का ग्राफ चल रहा है, नंबर ऑफ केसेस एंड नंबर ऑफ डेथ्स का। फिर y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर -x, वो ऐसा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। ठीक है, अगर ऐसा लिखा है कहीं पे y इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर -kx, तो ये सेचुरेशन ग्राफ होता है। सेचुरेशन मतलब वैल्यू ज़ीरो से शुरू होते हुए एक निश्चित वैल्यू पे सेचुरेट हो जाती है। सेचुरेट हो गई मतलब इन्फिनिटी पे पहुंच के इसकी वैल्यू एकदम वही की वही हो गई। दिस इज़ नोन एज सेचुरेशन ग्राफ। तो ये बस अपन को इसके थोड़े थोड़े जनरल नॉलेज वाली पॉइंट याद रखना। फिर पहुंच गए अपन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्रेंसिएशन पे। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्रेंसिएशन देखा कि डी वाई बाई डी एक्स उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी के चेंज बता रहे हैं अगर अपन, तो डी वाई बाई डी एक्स बहुत इन्फाइनाइटली स्मॉल चेंज क्वांटिटी का चेंज बताता है। इस चीज़ को मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो। तो ये वाली चीज़ डी वाई बाई डी एक्स हो जाती है। तो वो चीज़ रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे स्लोप का कर्व। तो जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर देखा, तो अब फॉर्मूले से डी वाई बाई डी एक्स तो हम निकाल सकते हैं, 2x निकल के आ गया। ठीक है, तो मतलब ये वाली चीज़ क्या है, दिस इज़ फार्मूला ऑफ स्लोप। x जो भी रखेंगे हम, वो उस पॉइंट पे स्लोप दे देगा। जैसे ज़ीरो पे x इक्वल टू ज़ीरो रखा, तो x इक्वल टू ज़ीरो रखा तो स्लोप कितना आया, ज़ीरो। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे स्लोप टेंजेंट जो बनेगी वो एकदम ऐसी बनेगी, ज़ीरो। फिर
1 रखा, अगर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 मतलब कि इस पॉइंट पे, तो जो स्लोप बनेगा यहाँ पे वो बनेगा 2 इंटू 1, 2 यूनिट्स का स्लोप। फिर x इक्वल टू 2 पे देखा तो वहाँ पे स्लोप बनेगा x इक्वल टू 2 पे 4 यूनिट्स का स्लोप, क्योंकि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। -2 पे देखा तो -2 पे -4 यूनिट्स का स्लोप बन जाएगा, ठीक है। फिर देखा डबल डिफ्रेंशिएशन। डबल डिफ्रेंशिएशन अपने नाम को एकदम जस्टिफाई करता है। डबल डिफ्रेंशिएशन मतलब कि 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिया। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आ गए थे अपन मैक्सिमा और मिनिमा पे, कि ऐसे कुछ फंक्शन दिया हुआ है, तो ये ए सी ये वाले पॉइंट से मैक्सिमा, और बी और डी ये वाले पॉइंट से मिनिमा। इन पॉइंट्स पे एक कॉमन बात हो रही है कि स्लोप एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप मतलब कि ज़ीरो स्लोप, हर जगह डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो है। तो हमें अगर मैक्सिमा और मिनिमा वाले पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं तो हमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो करना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर ज़ीरो आया तो हम कहेंगे ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। अच्छा, अब डबल डिफ्रेंशिएशन का भी यूज़ आता है इसमें, कि अगर डबल डिफ्रेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया तो वो बोलता है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और डबल डिफ्रेंशिएशन अगर नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है। तो ये नोट करो, ये नोट नहीं कर पाए थे लास्ट क्लास में, इसको नोट करो। है ना, अब मतलब समझते हैं इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू। दिव्या वाला एग्जाम्पल ही लेते हैं। जैसे अभी क्या किया, उसने कहा y इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखा हुआ है, c को कुछ वो मान लेते हैं 3, c ऐसा कुछ लिखा हुआ था, x 3 माइनस एक्स, ठीक है। मतलब फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, मतलब हमें मैक्सिमा निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, सबसे पहले देखा यहाँ पे, तो फंक्शन को पहले अच्छे से रीअरेंज करके लिखा। तो y इज इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन आ गया। अच्छा, अब जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो होगा, जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो होगा वो हमें या तो मैक्सिमा देगा या तो मिनिमा देगा, ठीक है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो निकाल लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा वो मैक्सिमा या मिनिमा देगा। अच्छा, डबल डिफ्रेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर डबल डिफ्रेंशिएशन इसका हो गया पॉजिटिव तो वो मिनिमा देगा। हम चेक कर लेंगे कि डबल डिफ्रेंशिएशन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा, तो फिर चेक करेंगे अगर डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव नहीं आया, नेगेटिव आ गया, तो मतलब मैक्सिमा। तो ये चेक पॉइंट्स लगाने हमें पूरी इक्वेशन में। तो सबसे पहले हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेना चाहिए। फिर डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से फाइंड किया, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, डी वाई बाई डी एक्स आया, इसका डिफ्रेंशिएशन 3x का 3 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। अच्छा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो यहीं से इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डबल डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन, तो 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो 0, -2x का डिफ्रेंशिएशन -2, तो -2 पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये नेगेटिव है, मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन क्या आ रहा है, नेगेटिव, मतलब कि मैक्सिमा वाला पॉइंट आएगा, है ना। इसका मतलब जो हम इसके करस्पॉन्डिंग डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग एक्स निकालेंगे वो हमें मैक्सिमा वाला पॉइंट देगा। तो निकाला डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो, डी वाई बाई डी एक्स क्या है यहाँ पे 3 माइनस 2x इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से x कितना आया, x आया 3/2, ठीक है। अब ये 3/2 जब y में सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा।
तो y मैक्सिमम विल बी 3x की जगह रखा 3/2 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से आया 9/2 माइनस 9/4, इसको सॉल्व किया कॉमन लेके तो ये आ जाएगा 9/4। तो उस y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 9/4। ये समझ में आ रहा है? सर एक बार रिपीट करेंगे? देखो सर एक कॉन्सेप्ट, बार रिपीट। कॉन्सेप्ट बिल्कुल मैं रिपीट करता हूँ। कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा है अपन, कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो अपन ये समझ रहे हैं कि अगर डिफरेंशिएशन ज़ीरो है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, तो वो या तो मैक्सिमा वाला पॉइंट देगा, है ना, या तो मिनिमा वाला पॉइंट देगा। लेकिन हम श्योरली नहीं कह सकते कि वो मिनिमा होगा या मैक्सिमा। श्योरली बताने के लिए कि मिनिमा है या मैक्सिमा, हमें देखना पड़ेगा डबल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आ गया तो हम कहेंगे वो मिनिमा वाला पॉइंट होगा, और डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव आ गया तो हम कहेंगे वो पॉइंट मैक्सिमा वाला होगा। ठीक है, तो देखा चलो एक एग्जांपल के थ्रू कि यहाँ पे हमने एक y का फंक्शन मान लिया, y इज इक्वल्स टू एक्स 3 - x। अब सवाल क्या है, सवाल है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, तो y को पहले रीअरेंज करके अच्छे से लिख लिया ऐसे, क्योंकि अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाए अपन, अदरवाइज वो प्रोडक्ट फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो फिर डिफ्रेंशिएशन किया, दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो dy/dx की और एक डबल डिफ्रेंशिएशन की, इससे हम सारी चीज़ें जज कर लेंगे। तो सबसे पहले dy/dx निकाला, dy/dx क्या निकाला, 3x - x² का डिफ्रेंशिएशन आ गया 3 - 2x। फिर इस dy/dx को एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव आ गया, डबल डेरिवेटिव आ गया -2। तो अब डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, डबल डेरिवेटिव -2 आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा इसको सॉल्व करके, dy/dx इक्वल टू 0 को सॉल्व करके वी विल गेट मैक्सिमा। तो ठीक है, सॉल्व किया, 3 - 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3/2। तो मतलब जब x इक्वल टू 3/2 रखेंगे इसमें, हमें y की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और सवाल में यही पूछा है मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, x की जगह 3/2 रख दो। ये आया समझ में अक्षर? यस सर। एक और एग्जांपल देखते हैं तो और क्लियर होगा, 2 3 4 5 एग्जांपल देखते हैं इसके तो एकदम सब क्लियर हो जाएगा। अब मान लो सपोज एक और सवाल है, ऐसे है। सर हाँ हर्षिता। सर वो मैं ये पूछ रही थी कि जो -2 आया है हाँ वो ये बताएगा कि ये मैक्सिमा पॉइंट है। हाँ तो उसके बाद जो आपने dy/dx इज इक्वल्स टू 0 किया, हाँ उसमें अपन जो सबसे पहले डिफरेंशिएट किया था उसी को रखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, पहले जो डिफ्रेंशिएट किया था उसको ही रखना पड़ेगा। तो फिर -2 का सिर्फ ये रोल है ये बताने के लिए कि वो मैक्सिमा का पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही पकड़ा तुमने। डबल डिफरेंशिएशन का केवल ये रोल है कि वो बताएगा मिनिमा है या मैक्सिमा। डबल डिफरेंशिएशन का कैलकुलेशन में और कोई रोल नहीं है ना। पॉइंट ठीक पॉइंट है। निकालने के लिए केवल सर ये सिंगल अपन डिफरेंशिएशन का रोल है। हाँ अक्षर। सर ये dy/dx से अपन ने 0 क्यों रखा था? देखो dy/dx क्या रिप्रेजेंट करता है, dy/dx रिप्रेजेंट करता है स्लोप। ठीक है, अब मैक्सिमा या यस सर। मिनिमा, अच्छा, स्लोप वहाँ पे दिया था। इस ग्राफ को देखो, कहीं भी में मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा हो वहाँ पे स्लोप ज़ीरो हो रहा है। बाकी और कहीं पॉइंट, जैसे मान लो ये पॉइंट है इंटरमीडिएट, तो यहाँ तो स्लोप ज़ीरो नहीं हो रहा, यहाँ भी नहीं हो रहा। मैक्सिमा और मिनिमा वाले पॉइंट पे ही स्लोप ज़ीरो होगा, इस वजह से हमने dy/dx इक्वल टू 0 किया, है ना। यस सर। तो मतलब इसका हम प्रोसेस लिख लेते हैं एक बार, टू आइडेंटिफाई मैक्सिमा और मिनिमा। तो तुम और फिर उसी प्रोसेस को हर जगह अप्लाई करेंगे। तो हम लिखते हैं स्टेप्स टू आइडेंटिफाई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। फर्स्ट स्टेप, dy/dx इक्वल टू 0, ये कर दो। तो फ्रॉम हेयर वी विल गेट सम क्रिटिकल पॉइंट, सम क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, लेट्स से उनको बोल देते हैं x1 x2 x3 और सो ऑन। देन सेकेंड, देन कैलकुलेट
डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इफ़ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, then then you will get point of minima। ये चेक पॉइंट है जस्ट। अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट दैट पर्टिकुलर एक्स इज नेगेटिव, देन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। स्टेप वगैरह का कोई मतलब नहीं है, वो तो अपन फ्लो में जब सॉल्व करेंगे तो खुद एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसका। we find the maximum or minimum values of the following functions। पहला, y is equals to 25x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x, ठीक है। इस y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हमने इसका सॉल्यूशन लिखा। सबसे पहला काम क्या है, सिंगल डिफरेंशिएशन निकालना, डी वाई बाई डी एक्स। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो 25x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 50x, 5 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 10x का डिफरेंशिएशन माइनस 10x। इसको इक्वल टू 0 किया क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट करना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आई, x इक्वल टू 10/5 यानी कि 1/5। इसका मतलब अपना क्रिटिकल पॉइंट है 1/5। अब ये मैक्सिमम भी दे सकता है, मिनिमम भी दे सकता है। वो चेक करने के लिए हमें डबल डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन निकाला, डबल डिफरेंशिएशन किया तो 50x माइनस 10 का डिफरेंशिएशन, 50x का डिफरेंशिएशन 50, 10 का डिफरेंशिएशन 0। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स 50 आ गया। 50 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन 0। तो अगर ये बड़ा है 0 से, इसका मतलब कि क्या मिलेगा हमें, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। पॉइंट ऑफ मिनिमा मिला, मतलब कि अगर हम x 1/5 रख दें यहाँ पे तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है भाई, y की मिनिमम वैल्यू इज, इस इक्वेशन में y की जगह y निकालना है मिनिमम, तो x की जगह 1/5 रख देना है बस। 25 1/5 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10 1/5। तो ये 25/25, 5 स्क्वायर 25 होता है, तो ये ओवरऑल ये हो गया 1 प्लस 5 माइनस 5 टू द 10, तो ये 2। तो 1 प्लस 5 6 माइनस 2 4। तो y की मिनिमम वैल्यू क्या है, 4। तो आंसर लिखेंगे हम, मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज 4। ये आया समझ में। यस सर। एक और करते हैं सवाल। सर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर 50 कैसे हुआ? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 50 कैसे हो, देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो है ये 50x माइनस 10 है, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज वॉट, डबल डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का भी डिफरेंशिएशन, इस चीज़ का डिफरेंशिएशन, इस चीज़ का डिफरेंशिएशन मतलब 50x माइनस 10 का डिफरेंशिएशन, 50x का डिफरेंशिएशन 50, 10 का डिफरेंशिएशन 0, तो इसलिए 50। आया समझ में नवीन। यस सर। ठीक है, यस। एक और सवाल, सेकेंड इसी में, इसकी हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो वही फिर से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाला, तो डी वाई बाई डी एक्स
9 का डिफ्रेंसिएशन 0, इस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन ये पहले उछल के यहाँ पे आएगा, तो -2x-3 की पावर 2-1, ठीक है। और फिर चेन रूल लगेगा तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन अंदर वाले का x-3 का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, ठीक है। तो dy/dx फाइनली कितना आ गया, -2x-3, दिस इज़ द डिफ्रेंसिएशन। अच्छा, इसको 0 से इक्वेट करके x निकल के आएगा, तो x कितना आया यहाँ से 3, दिस इज़ द क्रिटिकल पॉइंट, है ना। अब ये मैक्सिमा वाला पॉइंट भी हो सकता है, मिनिमा वाला, तो उसको चेक करने के लिए हमने देखा कि डबल डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो इसका फिर से एक बार डिफ्रेंसिएशन किया, d2y/dx², dy/dx ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन -2 तो कांस्टेंट है, तो उसको बाहर फेंक दिया। फिर x-3, x का डिफ्रेंसिएशन 1 और -3 का डिफ्रेंसिएशन 0, तो dy/dx आ गया यहाँ से -2। -2 नेगेटिव है, तो मतलब ये क्या देगा, ये वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है, दिस इज मैक्सिमा वाला पॉइंट। तो इसका मतलब जब 3 सब्सटीट्यूट करेंगे y में तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, हेंस y मैक्स इज इक्वल्स टू 3 रख दो यहाँ पे, 9 माइनस एक्स, एक्स की 3 रखना है, तो 3 - 3 का होल स्क्वायर, 3 - 3 इज 0, तो ओवरऑल क्या बचा 9। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 9। आया समझ में, मैक्सिमा मिनिमा। यस सर। एक और, तीसरा, y इज इक्वल्स टू x³ - 27, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है, इस वाली चीज़ की, ठीक है। तो सबसे पहले देखा हमने कि dy/dx क्या होगा, dy/dx होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो ये हो गया 3x², 27 का डिफ्रेंसिएशन 0, तो 3x² - 0, ठीक है। इसको 0 से इक्वेट करना है dy/dx को, तो इसका मतलब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल के आया, x = 0, x = 0 निकल के आ गया क्रिटिकल पॉइंट। अब x = 0 क्रिटिकल पॉइंट है तो चेक करना पड़ेगा डबल डिफ्रेंसिएशन, तो देखना यहाँ से d²y/dx² निकाल रहे हैं, मतलब इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन, तो इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन किया तो ये क्या आएगा, 3 × 6 6x। अब ये 6x आया, x = 0 पे, x = 0 पे क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट 0 है, इस चीज़ की वैल्यू कितनी होगी 0, मतलब यहाँ से डबल डेरिवेटिव कितना आ गया 0। तो अब ना तो ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, तो अब क्या करें, तो हम कहेंगे ये ना तो मैक्सिमा वाला पॉइंट है ना मिनिमा वाला पॉइंट है, तो हम कहेंगे इट इज़ नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये समझ में आया, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है ही नहीं जब को, तो हम कैसे जज करें, ठीक है। तो ग्राफिकली देखते हैं, इस क्यूबिक का ग्राफ बना सकते हैं अपन बहुत इजीली। तो क्यूबिक का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, मतलब स्लोप 0 है, dy/dx 0 किया हमने, लेकिन तब भी ना तो वो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। देखो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा, है ना, दिस इज ग्राफ ऑफ x³ - 27। तो इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे x = 0 पे देखा, x = 0 पे, x = 0 पे इसका स्लोप 0 आ रहा है, एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है दोनों साइड से, लेकिन तब भी ना तो ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है ना मिनिमा, दिस इज नथिंग, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ऐसे पॉइंट जो ना मैक्सिमा होते हैं ना मिनिमा होते हैं उनको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो जस्ट हम ऐसे ही
जनरल नॉलेज के लिए लिख लेंगे कि दिस इज़ नीदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर मिनिमा and they are called, it is called point of inflection, point of inflection, INFLEXION, inflection, point of inflection बोलते हैं इसे। ऐसी मैथमेटिकल टर्म है जस्ट एक, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना है कि ज़रूरी नहीं कि मैक्सिमा या मिनिमा आ ही जाए, हो सकता है ना आए, मैक्सिमम ज़ीरो आ जाए, नेगेटिव ना आए ना पॉजिटिव आए। ठीक है, अब नेक्स्ट मैथमेटिकल टूल पे हम मूव ऑन करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ वेक्टर्स। तो इनफैक्ट ये नया चैप्टर की तरह तुम इसको बना सकते हो। ये नए चैप्टर का नाम है, दिस इज़ वेक्टर्स। ठीक है, अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ी गहराई में जाएंगे फिज़िक्स की। फिज़िक्स में हम किसी भी क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये सब लिखना मत, ये सब सुनते जाओ बस समझने के लिए, ये सब चीज़ें तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी, जैसे फॉर एग्जांपल मास इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी, तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। जैसे मान लो तुम दुकान पे गए, अभी तो नहीं जा पाओगे लॉकडाउन में, मान लो सपोज़ लॉकडाउन के बाद गए, वहाँ से तुमने 3 kg शक्कर ख़रीद के लाए, तो तुमने रिप्रेजेंट किया मास को 3 kg में। ठीक है, अगर मान लो सपोज़ तुमसे बोला जाए कि तुम 3 ले आना है ना, 3 बोला और kg नहीं बोला, तो मिस इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि फिर तुम जज नहीं कर पाओगे कि 3 ग्राम लेके आना है या 3 मिलीग्राम लाना है या 3 किलोग्राम लाना है या 3 मेट्रिक टन लेके आना है, क्योंकि बहुत सारी यूनिट्स हैं इसकी। तो कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंटली बतानी पड़ती है ना। ठीक है, अच्छा मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा। जैसे हमने कहा कि मिलीग्राम ले आना, किलोग्राम ले आना या टन ले आना, तो कितने टन लेके आओगे। जैसे केवल एक ही इन्फॉर्मेशन दी कि ग्राम शक्कर ले आना, ग्राम शक्कर, तो अब तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि दुकान पे पहुंच के तुम बोलोगे 1 ग्राम 2 ग्राम या कितने ग्राम, है ना। तो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट और उसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है कि कितना मैग्नीट्यूड है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी, मास इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस में मैंने तुमसे सवाल पूछा कि बताओ केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 से MP नगर कितने दूर है, तो अब तुम बहुत पढ़े लिखे इंसान हो तो तुम ऐसे बोलोगे 7 किलोमीटर, है ना। अगर तुमने केवल 7 बोला तो फिर मेरा दिमाग घूम जाएगा कि 7 किलोमीटर, 7 माइल, 7 सेंटीमीटर या कितना। तो तुम्हें मैग्नीट्यूड और यूनिट बोलनी पड़ेगी अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखो, है ना, पहला पॉइंट लिखो, एनी फिजिकल क्वांटिटी must be represented must be represented by its magnitude and unit। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिख लो, डिस्टेंस 7 किलोमीटर, यहाँ पे 7 मैग्नीट्यूड है और किलोमीटर यूनिट है।
दोनों साथ में बोल रहे हो तब कुछ तुम्हारे दिमाग में सेंस बन रहा है। अगर केवल मैग्नीट्यूड बोल दिया तो कोई सेंस नहीं बनेगा, केवल यूनिट बोल दिया तो कोई सेंस नहीं बनेगा। जैसे 7 मीटर, 7 किलोमीटर और 7 मीटर अलग अलग चीज़ है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का। इधर पे 7 मैग्नीट्यूड है और यूनिट है मीटर। ठीक है, और एग्जांपल लिख लो, 50 न्यूटन, ये फोर्स है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है 50 और यूनिट क्या है न्यूटन। अच्छा, क्वांटिटी कौन सी है? पहले पहले एग्जांपल में क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, हो सकती है ये, डिस्टेंस हो सकता है, इट कैन बी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। 7 मीटर ये भी सेम, 50 न्यूटन ये फोर्स हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मस्ट है, ये दिस इज मस्ट, कि मैग्नीट्यूड और यूनिट तो होना ही चाहिए, है ना। अच्छा, अब कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, मान लो सपोज अक्षत फोर्स लगा रहा है इस तरफ से, इस तरफ से नवीन फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे 50 न्यूटन, और यहाँ से भी 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अक्षत से सवाल किया कि भाई तुम कितना फोर्स लगा रहे हो, तो वो बोल देगा आंसर 50 न्यूटन। नवीन से पूछा तुम कितना फोर्स लगा रहे हो, तो वो भी बोल देगा 50 न्यूटन। अब जो बाहर से हम लोग बैठ के देख रहे हैं इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक पे कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या? फ़र्क मतलब कि कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या इसका? तो हम कहेंगे नहीं हो रहा, है ना। कोई ऐसे अगर बोले कि बताओ टोटल कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स अक्षत द्वारा लगाया गया 50 न्यूटन और नवींद्र द्वारा लगाया गया 50 न्यूटन। टोटल फोर्स को ऐसे बोल सकते हैं 50 + 50 100 न्यूटन। ये समझ में आ रहा है? टोटल फोर्स 100 न्यूटन लग रहा है इस सिचुएशन में। ठीक है, लेट से दूसरी सिचुएशन में नवींद्र और अक्षत दोनों इसी तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, एक तरफ से 50 न्यूटन, इस तरफ से भी 50 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पे जो बाहर से दिख रहा था पहले सिचुएशन में, उसको क्लियरली दिख रहा था कि ब्लॉक डज नॉट मूव, बिल्कुल भी वो मूव नहीं किया, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स बैलेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे 50 न्यूटन और 50 न्यूटन, टोटल कितना फोर्स लगा? टोटल 100 लगा। पहले केस में भी 100 न्यूटन फोर्स है, दूसरे केस में भी 100 न्यूटन फोर्स है, लेकिन इस वाले केस में एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो ब्लॉक मूव कर जाएगा, ब्लॉक विल मूव। ये समझ में आ रहा है? तो अब इसका मतलब सेम अमाउंट और सेम मैग्नीट्यूड और सेम यूनिट का फोर्स लगाया यहाँ पे, उसके बाद भी दोनों केसेस में रिजल्ट कुछ अलग निकल के आ रहा है। ये समझ में आ रहा है? तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। लेट्स से ये एक्स की तरफ फोर्स लगा रहा था अक्षत यहाँ पे, और ये -x की तरफ लगा रहा था, तो दोनों कैंसिल हो गए, 50x और दूसरा 50 -x, तो ये प्लस और माइनस होकर ज़ीरो इफेक्ट दे दिया इसने। तो हम बोलेंगे नेट फोर्स ज़ीरो है यहाँ पे, एफ नेट इज़ ज़ीरो। लेकिन इस वाले केस में अक्षत लगा रहा है एक्स की तरफ, नवींद्र भी एक्स की तरफ, तो इफ़ेक्टिवली जो नेट फोर्स है वो 50 + 50 दोनों ही एक्स की तरफ है। हम बोल दिए कि 100 न्यूटन आ गया एक्स की तरफ। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें डायरेक्शन का भी इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सम क्वांटिटीज हैव डायरेक्शनल इम्पोर्टेंस ऑल्सो। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास डायरेक्शनल इम्पोर्टेंस है, उनको हमें यूनिट और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लिखना पड़ता है।
So for those quantities, for such quantities, for such quantities, we need to specify their डायरेक्शन ऑल्सो, है ना। ऐसी क्वांटिटीज़ को क्या बोला जाता है, ऐसी क्वांटिटीज़ को बोला जाता है वेक्टर्स, ठीक है। और ऊपर वाली जो क्वांटिटीज़ थी जिनके केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट से काम चल जाए, उसको बोलते हैं अपन स्केलर, ठीक है। तो नाउ वी विल राइट डेफिनेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। तो फर्स्ट लिखो स्केलर, scalar quantities are those in which we have to write magnitude plus unit, that's it, डायरेक्शन की कोई दिक्कत नहीं है। and vector quantities are those in which we write magnitude plus unit and also their direction, ठीक है। स्केलर्स के एग्जांपल्स लिख लो यहाँ पे, अभी मैं, अच्छा एग्जांपल्स लिखवाएंगे अभी अपन अच्छे से, वो सब याद रख लेंगे अपन। तो जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मैंने केवल 30 न्यूटन बोला तो ये सफिशिएंट नहीं है, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट, क्योंकि अगर उसका पूरा सब कुछ खेल समझाना पड़ जाए तो हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, है ना। तो 30 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, दिस इज़ सफिशिएंट, मतलब ये है पूरे तरह रिप्रेजेंट कर रहा है किसी फोर्स को, क्योंकि 30 उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, न्यूटन उसकी यूनिट बता रहा है, और टुवर्ड्स राइट उसका डायरेक्शन बता रहा है कि राइट तरफ लग रहा है ये, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमें इसका डायरेक्शन मार्क करना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब अपन एग्जांपल्स लिखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे स्केलर और यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर्स। तो सबसे पहले मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वॉल्यूम is a scalar quantity, speed is a scalar quantity, density is a scalar quantity, work is a scalar quantity, power is a scalar quantity, energy is a scalar quantity, distance or length are scalar quantities, है ना। charge is a scalar quantity, current is a scalar quantity, करंट पे एक ऐसा स्टार लगा लेना, ठीक है, अभी के लिए जस्ट करंट को एक अपन एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाँ अक्षर। सर वही बोल रहा था, क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, इसलिए वो स्केलर होगी कि वेक्टर। हाँ, क्योंकि करंट का डायरेक्शन है तब भी वो स्केलर होता है, तो ये अपन एक्सेप्शन की तरह समझेंगे इसको डिटेल में कि ऐसा क्यों होता है। अभी बस ये समझ लो, ये याद रखना है कि करंट स्केलर होता है, ठीक है। टाइम, सबसे इम्पोर्टेंटली टाइम इज स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, इट्स नॉट टेंशन, इट्स सरफेस टेंशन, है ना। दो शब्दों से मिलके बनी है ये क्वांटिटी, ये पढ़ेंगे अपन डिटेल में, जस्ट फैमिलियर हो जाए इन सब चीज़ों से इसलिए लिख रहे हैं। सरफेस टेंशन, टेम्परेचर, टेम्परेचर तो सुना ही, ठीक है। इसके बाद कुछ
ऐसी चीज़ें जो नहीं सुनी है। अच्छा ये तो सुनिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर उसके बाद कुछ क्वांटिटीज़ जिनके नाम नहीं सुने। स्पेसिफिक हीट, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है। इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स, स्केलर क्वांटिटी होती है। अभी बस लिख लो इनको, दिल पे मत लेना कि ये क्या होता है। अंडरलाइन चीज़ें तुम्हें अभी नहीं समझ में आएंगी, बस फैमिलियर हो जाओ इन वर्ड से, इसलिए मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है। फिर लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ में डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट। Displacement is a vector quantity. Velocity is a vector quantity. Acceleration is a vector quantity. Force is a vector quantity. Weight is also a type of force, so it is a vector quantity. Acceleration due to gravity, that is acceleration due to gravity. So any acceleration is vector quantity, and so is small g. ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इनको अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ें तुम्हें अभी पता नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में भी शायद अभी नहीं पता है। सर सर हाँ, सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है। कॉल रिजॉइन करके देख लिया मैंने। हम्म। बाकी और सबको दिख रही है, दिव्याक्षत, नवेंद्र, नमन? नहीं सर, मुझे भी नहीं दिख रही। अच्छा, अभी दिख रही है, बीच में दिख रही थी। एक बार फिर से मैं ही रिजॉइन करता हूँ। लेट मी शेयर द स्क्रीन। अब देखिए क्या? यस सर। हाँ, तो यस सर। कहाँ से दिखना बंद हुई थी स्क्रीन? जब आपने वेक्टर शुरू किया था। हाँ, तो वेक्टर्स में देखो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वेट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, टॉर्क, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये सारी क्वांटिटीज़ वेक्टर होती हैं। मोमेंटम तो तुमने सुना होगा, एंगुलर मोमेंटम नहीं सुना होगा, अभी सुनोगे उसके बारे में। ठीक है। तो इन सब की यूनिट्स भी लिखते हैं अपन, जितने चीज़ों की यूनिट्स अपन लिख पाए उन सब की यूनिट्स भी लिखते जाते हैं साथ में, ऐसे ही, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन्जॉयमेंट।
मास की यूनिट क्या होती है, स्केलर की लिखते हैं सबसे पहले। मास की यूनिट होती है केजी। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। अच्छा, ऐसा यूनिट्स लिख रहे हैं ना, और भी यूनिट पॉसिबल है। मास की ग्राम भी हो सकती है, किलोग्राम भी हो सकती है, टन भी हो सकती है, लेकिन केवल अभी अपन ऐसा यूनिट लिख रहे हैं। स्पीड की ऐसा यूनिट, मन में सोचो, मीटर पर सेकेंड। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, केजी मास अपॉन वॉल्यूम, केजी पर मीटर क्यूब। वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज न्यूटन इंटू मीटर, उसको जूल बोलते हैं। पावर, पावर की ऐसा यूनिट होती है वाट। एनर्जी और वर्क की यूनिट सेम होती है, एनर्जी की यूनिट भी जूल। याद रखना, एनर्जी और वर्क की यूनिट सेम होती है। डिस्टेंस की यूनिट मीटर, लेंथ की यूनिट मीटर, चार्ज की यूनिट कूलम, करंट की यूनिट एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट, टाइम की यूनिट सेकेंड, प्रेशर की यूनिट, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन फोर्स की और मीटर स्क्वायर एरिया की। अच्छा, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है, ये अभी हमें पता नहीं, तो अभी बस ऐसे लिख लो, ये होती है न्यूटन पर मीटर। ठीक है। टेम्परेचर की यूनिट होती है ऐसा यूनिट केल्विन। डिग्री सेल्सियस ऐसा यूनिट नहीं है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ऐसा यूनिट हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये सबको पता है। तो फोर्स की यूनिट रखो इसमें न्यूटन, जी की यूनिट निकालनी है तो जी को जी रख दो अभी। मास और मास मल्टीप्लिकेशन में, दैट मीन्स के जी स्क्वायर, और आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जी की यूनिट क्या हुई, यहाँ से जी की यूनिट हुई, ये इस तरफ गया और ये भी इस तरफ गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। तो जी की यूनिट लिखेंगे अगर तो क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। स्पेसिफिक हीट की यूनिट अभी छोड़ दो कि क्या होती है ना, क्योंकि उसके लिए एक फार्मूला होता है स्पेसिफिक हीट का, Q इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। ये होती है स्पेसिफिक हीट। हीट की यूनिट होती है जूल, और मास की यूनिट होती है केजी, तो जूल पर केजी पर केल्विन। लेकिन अभी मत लिखो उसको, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये अपन ग्रेजुअली देखेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती। स्पेसिफिक ग्रेविटी दो चीज़ों का रेशो होता है, तो इट हैज़ नो यूनिट। ऐसी भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं फिज़िक्स में जिनकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि वो सेम क्वांटिटीज़ के रेशियो होते हैं, है ना। ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको भी भूल जाओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको भी भूल जाओ, इसकी भी क्या यूनिट है, सब बाद में देखेंगे। ठीक है। वेक्टर्स में भी यूनिट लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स की यूनिट न्यूटन, वेट की यूनिट भी न्यूटन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट भी, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट, इसको भूल जाओ अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट भूल जाओ, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट भूल जाओ, डायपोल मोमेंट की यूनिट भूल जाओ। टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर होती है। टॉर्क सुन रखा होगा कुछ कुछ लोगों ने, तो नहीं सुना है तो भूल जाओ उसको। लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मतलब केजी मीटर पर सेकेंड, लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम भूल जाओ अभी के लिए। ठीक है। तो अब सिम्बॉलिकली अगर हमें कुछ सिंबल के फॉर्म में लिखना पड़े, जैसे नेक्स्ट लिखो रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन या ऐसा लिखो सिम्बोलिज्म ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स।
तो जैसे कहीं कुछ सिचुएशन दी है कि मास ऑफ द ब्लॉक इज़ 3 kg, ऐसे लिखा हुआ है स्टेटमेंट, मास ऑफ द ब्लॉक इज़ 3 kg। तो हम इस सिचुएशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, हमारे जो भी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होगा हम उसमें लिख देंगे m इज़ इक्वल्स टू 3 kg। ठीक है, तो हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया इसको रिप्रेजेंट कर दिया मास, केवल m सिंबल लिख दिया यहाँ पे। मतलब ये वाली चीज़ क्या डिनोट कर रहा है, पूरा स्टेटमेंट इस फॉर्म में ना लिखते हुए हमने लिख दिया कि इसका मास 3 kg है। ठीक है, दूसरा सिचुएशन आ जाए, मान लो सपोज मास ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स is 4 kg and 5 kg रिस्पेक्टिवली। तो इस सिचुएशन को सिम्बॉलिज्म में ऐसे लिखेंगे, m1 इज इक्वल्स टू 4 kg, m2 इज इक्वल्स टू 5 kg। दिस रिप्रेजेंट, मतलब ये सेल्फ अंडरस्टूड है, m1 मतलब कि मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट और m2 इज मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुल मिला के हम क्या सीख रहे हैं, वी रिप्रेजेंट स्केलर बाय अ सिंबल। वो कुछ भी हो सकता है, मास के लिए हो गया m, जैसे मास को लिख दिया स्मॉल m से, चार्ज को लिखते हैं किस सिंबल से, q से, करंट को लिखते हैं सिंबल I से। ठीक है, टाइम को लिखते हैं सिंबल t से। लेकिन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके ऊपर एरो लगा देते हैं, वी रिप्रेजेंट, नेक्स्ट लिखो, वी रिप्रेजेंट वेक्टर्स बाय पुटिंग एरो ओवर इट, एरो ओवर द सिंबल। जैसे फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसको ऐसे लिखेंगे F और उसके ऊपर डंडा बना देंगे ऐसे F वेक्टर। ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखा है और कोई डंडा मतलब इस तरफ डायरेक्शन, मतलब कि डायरेक्शन इस तरफ हो गया, अच्छा सिंपली अगर कोई डायरेक्शन ना बनाते हुए बस ऐसे बना दिया तो भी चल जाएगा, है ना। अच्छा, कहीं कहीं कुछ कुछ बुक्स में F लिख के उसे बोल्ड कर देते हैं, अगर बोल्ड लेटर लिखा है तो भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर को। ठीक है, जैसे हमने बचपन में एक इक्वेशन पढ़ी थी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब इस इक्वेशन में कुछ स्केलर्स हैं और कुछ वेक्टर्स हैं, तो इसको अब हम ऐसे लिखेंगे हमारे पास, क्योंकि अब हम वेक्टर और स्केलर का चक्कर समझ चुके हैं। तो बताओ ये डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर है, तो ये वेक्टर है, तो यहाँ पे आएगा एरो। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है तो यहाँ पे आएगा एरो। टाइम तो वेक्टर है नहीं तो टाइम के ऊपर कुछ नहीं आएगा। हाफ भी स्केलर है, हाफ वेक्टर नहीं है, ए लेकिन स्केलर है तो यहाँ पे आएगा ऐसे। ये समझ में आ रहा है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन, अभी बिल्कुल कुछ दिमाग में आने का काम ही नहीं है। एक और इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो जहाँ जहाँ वेक्टर देखे उसके ऊपर चिपका दो डंडा और जो स्केलर है उसको छोड़ दो। एक और, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, है ना। तो अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर्स का, सब वेक्टर हैं, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, सब वेक्टर है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखना है, v डॉट वी माइनस यू डॉट यू इज इक्वल्स टू 2a डॉट एस। तो इसको v डॉट वी को तो वी स्क्वायर लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a डॉट एस। तो इस फॉर्म से अपन को रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये, बस हमें ये बता रहा है कि कौन सा स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है नवीन? यस सर।
मतलब ये हाँ। कभी कोई एग्जाम में आएगा ही नहीं कि तुमसे बोला है कि बताओ स्केलर आइडेंटिफाई करो या वेक्टर आइडेंटिफाई करो, ये कभी एग्जाम में आएगा ही नहीं। ये तो इसलिए अपन सीख रहे हैं क्योंकि अपन को आगे की चीज़ें अच्छे से सीखनी है। ठीक है, तो ज़्यादा दिल पे मत लेना, कुछ समझ में भी नहीं है इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं अपन ग्राफिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो ग्राफिकल, नेक्स्ट लिखो, ये इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो ग्राफिकली वेक्टर को कुछ नहीं, एक एरो की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लो सपोज इस तरफ से इस तरफ, इस डायरेक्शन में मुझे ए से बी की तरफ एक वेक्टर बनाना है, तो सबसे बढ़िया क्या, मतलब कैसे बनाए बताओ? सर्कल की तरह बनाए तो सही रहेगा क्या? नहीं, सर्कल से कुछ अपन को समझ नहीं आएगा कि क्या मतलब है। तो कौन सा फिगर ले? ट्राइंगल ले तब भी काम नहीं चलेगा, साइनोसोइडल ग्राफ ले लें तब भी काम नहीं चलेगा। तो सबसे ईजी है, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल तुमसे पूछा जाए कि बताओ कि तुम खड़े हो कहीं पे केवी के सामने, और वहाँ से तुमसे पूछा जाए कि बताओ आशिमा मॉल किधर है, तो तुम क्या करोगे? नाचने लगोगे क्या? नहीं, तुम एक एरो दिखाओगे, अपना उंगली उधर कर दोगे कि उस तरफ आशिमा मॉल, उधर चले जाओगे। तो मतलब वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं एक लाइन से, और एक एरो बना देते हैं जिस भी तरह हमें डायरेक्शन दिखाना होता है। सो दिस रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ। ये समझ में आ रहा है? और उंगली किस तरफ दिखाओगे? आशिमा मॉल की तरफ दिखाओगे ना, जाटखेड़ी की साइड दिखा दोगे फिर तो गलत हो जाएगा। तो उंगली उसी तरफ दिखानी है, उसी तरफ एरो बनाना है जिस तरफ हम बनाना चाहते हैं, जिस तरफ दिशा दिखाना चाहते हैं उसकी। ठीक है, तो ग्राफिकली हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक रे से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रे, जिसका इनिशियल पॉइंट, जहाँ पे कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं लगा है, वो इनिशियल पॉइंट है, और जिस तरफ डायरेक्शन का एरो दिखाया हुआ है वो फाइनल पॉइंट है। सो दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर। इनिशियल से क्या मतलब कि जहाँ से हम दिखाना चाहते हैं, और बी जिसकी तरफ दिखाना चाहते हैं, तो ये फाइनल पॉइंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द रे रिप्रेजेंट्स इट्स मैग्नीट्यूड। जितनी लेंथ होगी उस रे की, वो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेक्टर बनाया मैंने सपोज इतना, और दिस इज लेट्स से F1, और एक वेक्टर ऐसा बना दिया इससे डबल लेंथ का। ठीक है, अब दोनों में अंदर क्या है? डायरेक्शन तो सेम ही है दोनों का, है ना? F1 एंड F2 का डायरेक्शन सेम है, बस मैग्नीट्यूड का अंतर है। कि लेट्स से इसकी लंबाई 3 थी तो इसकी लंबाई 6 होगी। सिंपल सी बात है ये। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर। जैसे मान लो सपोज हमारे पास एक एक्सेस सिस्टम है, कि ये एक वेक्टर बनाया हमने कहीं भी रैंडमली, ये बन गया, इसको बोल दिया ए वेक्टर। अब इसको पकड़ के तुम इसका डायरेक्शन बिना चेंज किए कहीं भी ले जाओ। तो चलो इसको शिफ्ट कर देते हैं, मैग्नीट्यूड को बिना चेंज किए, डायरेक्शन को बिना चेंज किए, ऐसे इसको पकड़ के हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तब भी ये ए वेक्टर ही रहेगा। दीज टू वेक्टर्स आर सेम, है ना? पकड़ के कहीं भी ले जाओ उसको, चलो यहाँ ले गए, तब भी वो ए वेक्टर ही रहेगा। यहाँ ले गए, तब भी वो ए वेक्टर ही रहेगा। मन नहीं माना, यहाँ ले गए, तब भी वो ए वेक्टर ही रहेगा।
तो फ्री वेक्टर का क्या मतलब है, फ्रीली मूव कर सकता है वो कहीं भी, अगर तुमने उसका डायरेक्शन चेंज नहीं किया है तो तुमने उस वेक्टर को चेंज नहीं किया है, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं किया है ना। तो फ्रीली कहीं भी मूव करा सकते हैं अपन एक्सिस सिस्टम में वेक्टर को, वो वेक्टर वही का वही रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा कोई बोले कि अब मैंने उसको गोल घुमा के ऐसे बना दिया, तो क्या अब ये ए वेक्टर है? तो हम कहेंगे ना, नहीं है ये ए वेक्टर। क्यों नहीं है? क्योंकि अब उसका डायरेक्शन चेंज होगा, दिस इज़ नॉट ए वेक्टर। तो किसी ने कहा कि चलो डायरेक्शन चेंज नहीं किया मैंने, बट मैंने उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, आधा कर दिया उसको, तो अब क्या ये ए वेक्टर है? तो नहीं, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करना है, बस तुम पकड़ के उसको कहीं भी घुमा दो, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? तो ये हो जाता है अपना फ्री वेक्टर। तो वेक्टर इज फ्री टू मूव, ऐसे समझ सकते हैं, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड और इट्स डायरेक्शन। अपन ऐसा लिख सकते हैं, अ वेक्टर इज फ्री टू मूव without changing its magnitude and direction। ठीक है, that's why it is called free vector, that's why called free vector। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट समझते हैं। जैसे मान लो सपोज कि एक वेक्टर, मतलब पहले तो अपन एक्सिस सिस्टम बनाते हैं, ये एक्स ये वाई, ठीक है। यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी सिंबल लगाया, जैसे एक्स वाले को कुछ नाम दे देते हैं, एक्स वाले को नाम देते थे आई, और उसके ऊपर लगा देते हैं कैप, और वाई वाले को नाम देते हैं जे, उसके ऊपर लगा देते हैं कैप। जस्ट नाम है ना, जैसे तुम्हारा नाम नवींद्र है या हर्षिता है, तो क्यों है वो सब फालतू की बातें क्यों है, तो ऐसे नाम दे दिया इसका आई कैप। तो आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आई कैप रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और जे कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। जस्ट ऐसे नाम दे दिया। तो अगर किसी ने कहा, अच्छा यूनिट का मतलब क्या होता है अक्षत, यूनिट का मतलब बताओ। यूनिट का मतलब होता है वन यूनिट, है ना? समझ में आ रहा है? यूनिट का मतलब होता है, यूनिट का मतलब है ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब कि ऑफ वन मैग्नीट्यूड, यूनिट मतलब वन होता है। ठीक है, जैसे अभी मैं समझाऊंगा तो एकदम तुरंत समझ में आएगा। जैसे किसी ने कहा कि एक वेक्टर है ए वेक्टर एंड दैट इज 3 आई कैप, तो अब इससे हम क्या समझे? इससे हम समझे कि 3 उसका मैग्नीट्यूड है और आई कैप उसका डायरेक्शन है कि किस तरफ है। तो आई कैप किस तरफ है? आई कैप है एक्स एक्सिस के अलाउंग। तो ए वेक्टर अगर यहाँ पे बनाना है तो कैसे बनाया जाए? ऐसे बनाया जाए, 3 बना लो यहाँ पे, 1 2 3, 3 यूनिट बन गई। 3 यूनिट में किस तरफ एरो खींचना है? एरो खींचना है हमको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ। तो ये हो गया ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। ठीक है, फिर सेकंड बनाते हैं, सपोज बी वेक्टर इज 2 जे कैप। तो मतलब ये क्या हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है? हमें बोल रहा है 2 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ जे, जे यानी कि वाई की तरफ। तो बना दिया यहाँ से 2 यूनिट खींचा, 1 2, और वाई की तरफ खींच दिया एरो। तो दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, जब कोई ऐसे बोले, एक और वेक्टर मान लो सपोज
सी वेक्टर इज -3 i कैप। तो अब तुम बताओ ज़रा, कौन बताएगा? दिव्या, तुम बताओ कि इसको कहाँ बनाया जाए सी वेक्टर में। दिव्या, क्या तुम तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? सर आवाज़ अटक रही है। आवाज़ अटक रही है? कहाँ तक तुम्हें समझ में आया? सर ये यूनिट तक के अच्छे से सुनाई आया था, उसके बाद में नहीं आया। हाँ देखो, आप जैसे ही अटके वैसे ही बोलो, है ना? तो किसको समझ में आया? नवीन, समझ में आया क्या ये कॉन्सेप्ट? हाँ यस सर, यस तो सर। देखो, क्या बोल रहे हैं अपन, यूनिट वेक्टर का सर या कॉन्सेप्ट। यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, यूनिटी यानी कि 1। ठीक है, तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं यूनिट वेक्टर का? यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी सिंबल लगा के उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। जैसे वेक्टर का रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए वेक्टर लगा दिया, सो दिस इज वेक्टर ए। ठीक है, लेकिन अगर उसके ऊपर कैप लगा दिया, इसका मतलब दिस इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो हमने लेट से एक्सेस में डिफाइन कर लिया। सबसे अच्छा डायरेक्शन कहाँ से अपन को मिल सकता है? एक्सिस सिस्टम बना के। तो एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप नाम का यूनिट वेक्टर बना दिया। तो आई कैप क्या है? आई कैप है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या है? जे कैप है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस। अच्छा, आई की जगह पी क्यू आर एस कुछ भी ले सकते थे, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है आई ही क्यों लिया, जस्ट ऐसे ही समझने के लिए। अच्छा, फिर ऐसे लिखा कि एक वेक्टर है ए वेक्टर। ए वेक्टर को हमने लिखा 3 i कैप। तो अब इसको हमें ड्रॉ करना है एक्सिस सिस्टम पे। तो एक्सिस सिस्टम पे अगर ड्रॉ करना है तो 3 इसकी लंबाई होगी, और डायरेक्शन किस तरफ होगा? डायरेक्शन होगा आई कैप लिखा हुआ है यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ। तो हमने 3 लंबाई की एक लाइन खींची एक्स एक्सिस की तरफ, ये खींच दी 0 1 2 3। 3 लंबाई की एक लाइन है और डायरेक्शन किस तरफ है? एक्स की तरफ। तो ये बन गया हमारा ए वेक्टर। दिव्या, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, अब सेकंड ऐसे लिखा हुआ है, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 j कैप। 2 j कैप मतलब कि 2 इसकी लंबाई है, और जे कैप मतलब किस डायरेक्शन में है? ये वाई एक्सिस वाले डायरेक्शन में। तो वाई एक्सिस वाले डायरेक्शन में 2 यूनिट का लाइन खींच दी, दैट इज बी वेक्टर। ठीक है, फिर एक तीसरा ले लिया एग्जाम्पल कि सी इज इक्वल्स टू -3 i कैप। तो इसको ऐसे देख सकते हैं, 3 यूनिट की लंबाई है और डायरेक्शन है -i की तरफ। -i मतलब माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। तो माइनस एक्स एक्सिस किस तरफ है? ये इस तरफ है। 3 यूनिट की लंबाई खींचनी है, तो ये 1 2 3, यहाँ पे लाइन खींची, और डायरेक्शन किस तरफ? इस तरफ बनाना है। तो ये वाला जो वेक्टर हो गया, दिस इज सी वेक्टर। ठीक है, अब कोई बोले तो डी वेक्टर बताओ। डी वेक्टर इज 5 - 5 j कैप। तो इसका क्या मतलब है? -j की तरफ 5 यूनिट बना देना है। तो 5 यूनिट बना दी, 1 2 3 4 5। किस तरफ? इसकी तरफ। तो दिस इज डी वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर समझ गए? यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिटी है जिसका वेक्टर। ठीक है, तो ये नोट करो, फिर मैं इसका डेफिनेशन नोट करवाता हूँ। तो इसमें लिखो, अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड
is called a unit vector, and the notation for it in the direction of let's say a vector is a cap. ठीक है, तो मतलब हम a वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय उसका यूनिट वेक्टर। तो इसको अच्छे से सिंबॉलिक, पहले एक मिनट रुको, किसी भी वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एनी वेक्टर is represented as its magnitude multiplied by its unit vector। ठीक है, जैसे ऊपर एक एग्जांपल देखा था, a वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप, तो 3 उसका मैग्नीट्यूड था और i उसका यूनिट वेक्टर था। तो किसी एक जनरल कोई भी वेक्टर, लेट्स से वो a वेक्टर है, उसका हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, a वेक्टर का मॉड मल्टीप्लाइड बाय इट्स यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए के ऊपर कैप लगा के। तो यहाँ से हम यूनिट वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय उस वेक्टर का एग्जैक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो ये हमें याद रखना है, जस्ट जनरल नोटेशन है ये, इन सबका कोई मोल नहीं रहेगा कुछ टाइम के बाद, जस्ट नोटेशन सीख के हम इसको यूज़ करने लग जाएंगे, है ना। एक इम्पॉर्टेंट नोट लिख लो, जनरली यूनिट वेक्टर along x-axis is represented as I cap, y-axis is represented as j cap, and z-axis as k cap। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में हमें एंगल देखना है, तो कौन सा एंगल देखना है ये हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले टेल टू टेल कनेक्शन बनाना पड़ेगा एंगल नापने के लिए। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो, फॉर ऑब्टेनिंग angle between the two vectors we need to join them tail to tail। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये किसी ने बोला ये एक ए वेक्टर है और यहाँ पे आसमान में कहीं दूसरा बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इनकी टेल्स को आपस में कनेक्ट करना है। तो टेल्स को आपस में कनेक्ट किया तो फ्री वेक्टर है, उसको उड़ा के यहाँ तक लाया जा सकता है। तो ए वेक्टर को तो वहीं पर रहने दिया, बी वेक्टर को उड़ा के इसकी टेल को यहाँ से चिपकाया गया। ठीक है, इसको यहाँ से कनेक्ट किया गया विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर एग्जैक्टली वैसा का वैसा रहा,
बी वेक्टर को उड़ा के लेके आए यहाँ पे, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो बना एंगल, ये वाला कहलाता है इनके बीच का एंगल। दिस इज़ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। उसको नोट कर लो। जैसे एग्जाम्पल, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर्स। दो वेक्टर्स दिए, उनके बीच में हमें एंगल फाइंड करना है। तो एक वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, दिस इज बी वेक्टर, और दूसरा वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, दिस इज ए वेक्टर। ये वाला एंगल मार्क करके दिया हमने 120 डिग्री, और ए और बी के बीच में हमें एंगल बताना है। तो आंसर क्या होगा? आंसर 120 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेड से टेल कनेक्टेड है। हमें सबसे पहला काम क्या करना है? टेल से टेल कनेक्ट करना है। तो टेल से टेल कनेक्ट किया तो मतलब कि बी को थोड़ा सा आगे सरका के यहाँ बना दिया। अब इनके बीच में एंगल फाइंड करना है। ये बी इधर आ गया, तो इनके बीच का एंगल अब ये वाला कितना हो जाएगा? ये 180 डिग्री, तो ये 120, तो ये 60। तो आंसर होगा इसका 60 डिग्री। ये समझ में आ रहा है आमोग? यस सर। हर्षिता? सर वो आपका स्क्रीन और वॉइस बहुत बफर हो रहा था, तो फिर मैं वापस ज्वाइन। ठीक है। तो जो चीज़ें तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अगर थोड़ी बहुत लैग हो जाए, तो तुम इसको वीडियो को 2x में देख सकते हो। वीडियो एकदम सही बन के आता है फाइनली, है ना, क्योंकि वो मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ एकदम रियल टाइम, उसमें डिले नहीं आता। तो अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए तुम वीडियो एक बार दोबारा देख सकते हो, कोई बुराई नहीं है इसमें। बुराई नहीं, मतलब अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए क्योंकि 2 बार तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा, और सफिशिएंट टाइम भी है अभी, है ना। आगे धीरे धीरे जैसे जैसे अपन सेशन के एंड की तरफ अग्रसर होते जाएंगे, नंबर ऑफ़ क्लासेस बढ़ती जाएंगी। तो अभी क्योंकि तुम्हें डिसेंट टाइम मिल रहा है, टाइम इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुम अच्छे से रिवाइज करो चैप्टर को, और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है। तो ये हो गया अपना वेक्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक है। बेसिक मैथ्स में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में, और अब वेक्टर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बेसिक मैथ्स में कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें मैं तुम्हें बता देता हूँ। अच्छा, जैसे तुमने बचपन में एक चीज़ पढ़ी होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होता था? वेलोसिटी क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और एक्सीलरेशन क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि कितनी वेलोसिटी चेंज हुई पर यूनिट टाइम में। ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते थे, वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते थे, और एक्सीलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते थे। तो वेलोसिटी को हम डिफाइन करते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब हमने क्या किया? हमने किया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो v इज़ मैथमेटिकली डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अब क्योंकि हमने डिफ्रेंसिएशन पढ़ लिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और जो कि क्या होती है? जो कि होती है डी एस बाई डी टी। तो मतलब इसका मतलब कि अगर तुमने डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट कर दिया तो तुम्हें वेलोसिटी मिलेगी। तो अब हमें डिफरेंशियल रिलेशन याद रखना है, v इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। मतलब मैथमेटिकली डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम
will give वेलोसिटी फंक्शन, है ना, याद रखना है। ठीक है, दूसरा एक्सीलरेशन की डेफिनेशन, एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख देते हैं डी वी बाई डी टी। ठीक है, v को क्या लिख सकते हैं, v को डी एस बाई डी टी लिख सकते हैं। तो डी बाई डी टी ऑफ डी एस बाई डी टी, ये चीज़ क्या है, डबल डिफ्रेंसिएशन, मतलब डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन। तो डी पी पी में एक क्वेश्चन था, डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफ्रेंसिएशन क्या देगा, तो वो एक्सीलरेशन देगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। सिमिलरली 9th क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। मोमेंटम p से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको मैथमेटिकली अब अपन कैसे लिखेंगे, f इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। जहाँ जहाँ वेक्टर है वहाँ पे सिंबल आएगा ऐसे एरो का, और जहाँ वेक्टर नहीं है केवल स्केलर है वहाँ कुछ नहीं आएगा। जैसे टाइम स्केलर है तो वहाँ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये लिखते जाओ, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। अच्छा, करंट को कैसे डिफाइन करते थे, याद करो, 10th में पढ़ के आ रहे हैं अभी सब। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, यहाँ से लिखेंगे करंट को I इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को I से। तो I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। अच्छा, दोनों ही स्केलर है, करंट स्केलर है, Q चार्ज भी स्केलर है, टाइम तो स्केलर है ही, तो यहाँ पे वेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब कुल मिला के अब हमारी जो इक्वेशंस हमने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे थे कि करंट इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम, डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसी लिखाएंगी वो, है ना, ये याद रखना। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट, मान लो सपोज हमें इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, लेट से ये इक्वेशन लिखते हैं, आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। तो अगर डी टी को इस तरफ लेके चले गए तो ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, आई डी टी, और इस तरफ वाली चीज़ बन जाएगी डी क्यू। अब दोनों साइड इंटीग्रल बन गया, ये डिफरेंशियल था लेकिन डिफरेंशियल इज कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन। तो अगर हमने इन डी क्यू और डी टी को सेपरेट कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट कर लिया, तो हमारे इंटीग्रेशन फ्रेम हो जाता है ना। दिस वाज डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रेशन फ्रेम हो गया, इंटीग्रेशन इज फ्रेम्ड। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन किया, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2+1 दैट इज़ 3 अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इस टाइप की डिफ्रेंसिएशन को हम बोलते थे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। दिस वाज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट क्यों है, क्योंकि इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता नहीं। दिस इज इनडेफिनेट बिकॉज वी डी नॉट नो द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट, है ना। अगर हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू के बारे में अंदाज़ा लग जाए तो हम उसको इनडेफिनेट ना बोलते हुए डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बस छोटा सा पॉइंट है, इसको बस समझ लो फटाफट कि डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना,
एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स। तो जहाँ पे लिमिट लगा के आ जाए हमारे पास उसको बोलते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे सेम इंटीग्रेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक्स वेरी कर रहा है 1 से लेके 2 तक। तो ये जो सांप ऐसे बना हुआ है इंटीग्रेशन का, यहाँ पे हमने ऐसे वैल्यू लिख दी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दिस इज लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एंड दिस इज अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो लिमिट लगाने से क्या हो गया? कांस्टेंट की वैल्यू का चक्कर ख़त्म हो गया। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स जैसे अपन सॉल्व करते थे वैसा वैसा करके लिख दो, एक्स क्यूब बाय 3। अब कांस्टेंट मत लगाओ यहाँ पे, अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। पहले अपर लिमिट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 2 सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स की जगह, फिर सेम फंक्शन में लोअर लिमिट की सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करेंगे और माइनस कर देंगे उसे लोअर लिमिट से, है ना, एक्स इक्वल टू 1। मतलब कैसे करना है इसको मैं लिख के बताता हूँ। अपना फंक्शन बना है एक्स क्यूब बाई 3। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हमने अपर लिमिट का स्क्वायर क्यूब, क्योंकि क्यूब है, डिवाइडेड बाय 3 माइनस लोअर लिमिट का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, है ना। मतलब कि x की जगह पहले अपर लिमिट रखी, फिर माइनस करके फिर लोअर लिमिट रख के फंक्शन लिख दिया। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, अपर लिमिट क्या है 2, तो ये लिखा 2 का क्यूब बाय 3 माइनस लोअर लिमिट इज़ 1 का क्यूब बाय 3। तो 2 का क्यूब होता है 8, तो आंसर हुआ इसका 8/3 माइनस 1/3। ठीक है, तो कितना आंसर आया? 8 माइनस 1 7/3। तो देखो 7/3 तो एक नंबर है ना। तो हम जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें एक नंबर मिलता है। अच्छा, इसका इंडेफिनेट में आंसर क्या होता है? इसका इंडेफिनेट में आंसर ये होता है, ये कोई नंबर नहीं है, ये तो फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन। और जब डेफिनेट इंटीग्रेशन किया तो ये क्या आया? इट इज़ अ नंबर, है ना। मतलब कुल मिला के वैसे ही करना है, बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देनी है। एक और एग्जांपल दूंगा तो तुम्हें एकदम परफेक्टली समझ में आएगा। जैसे एक और एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है, डेफिनेट इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, और लिमिट है 0 से π/2। π/2 हमें पता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो क्या करो, सबसे पहले साइन एक्स डी एक्स का जैसे इंटीग्रेशन करना सीखा है वैसे लिख दो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, मतलब ये फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन में अपर लिमिट लगानी है पहले π/2, और माइनस करके लोअर लिमिट लगानी है 0। तो लगाया, तो सबसे पहले माइनस कॉस अपर लिमिट π/2, ये हो गया अपर लिमिट वाला फंक्शन, माइनस फिर लोअर लिमिट माइनस कॉस 0। तो कॉस π/2 बच्चों को पता है कि ये 0 होता है, π/2 मतलब 90 डिग्री। तो दिस विल बी 0 माइनस कॉस 0 -1 होता है, सॉरी कॉस 0 1 होता है, तो ये -1 हो गया। तो 0 माइनस -1 विल गिव 1, है ना। तो इंटीग्रेशन करके इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर आ गया 1। ये किस किस को समझ में आया? अपर लिमिट और लोअर लिमिट वाला कॉन्सेप्ट। कोई बोलो जिसको समझ में आया। सर आ गया। आ गया? दिव्या, Yes. अमोघ, नमन, आ गया सर। नहीं आया सर मेरे को। नमन और हर्षिता। हाँ अमोघ, एक और एग्जांपल, इंटीग्रेशन समझ में आया था अमोघ? नॉर्मल वाला इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन। हाँ सर, इंटीग्रेशन नॉर्मल आया वाला है। इंटीग्रेशन, हाँ सर। सिंपल इंटीग्रेशन। तो अब कुछ नहीं, बस नॉर्मल ही इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, बस लिमिट लगा दे रहे हैं। देखो एक और एग्जांपल लूँगा तो तुम्हें एकदम पूरा समझ में आएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसे लिखा हुआ है कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट दिस एंड लिमिट्स इज फ्रॉम 1 से लेके 3, ठीक है। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले जो ये फंक्शन लिखा हुआ है नॉर्मल तरीके से जैसे इंटीग्रेट करते थे वैसे इंटीग्रेट किया।
तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। 5x का इंटीग्रेशन हुआ 5x स्क्वायर बाई 2, और 6 का इंटीग्रेशन हुआ 6x। अब कांस्टेंट लगा देते थे, कांस्टेंट मत लगाओ अभी, कांस्टेंट ना लगाते हुए हमें क्या रखना है, यहाँ पे लिमिट्स रखनी है x इक्वल टू 3 से लेके x इक्वल टू 1 तक। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे पूरे फंक्शन में, माइनस करेंगे और यहाँ पे रखेंगे फिर लोअर लिमिट, जो भी आंसर आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इस वाले डब्बे में हमें रखना है अपर लिमिट, इस वाले डब्बे में। तो अपर लिमिट मतलब कि x की जगह रखना है 3, तो x की जगह 3 रखा, तो ये रखा 3 क्यूब बाई 3 प्लस 5x स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर बाय 2 प्लस 6 इंटू 3, तो 6 इंटू 3, फिर माइनस पूरे फंक्शन में अब लोअर लिमिट रखना है यहाँ पे। तो 1 क्यूब बाई 3 प्लस 5 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 6 इंटू 1। अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा के दोनों का डिफरेंस लेना है। अब सॉल्व करो इसको। 3 क्यूब बाई 3 इज 3 स्क्वायर, दैट इज 9, 3 स्क्वायर 9, 9 5 जब 45, 45 बाई 2 तो वो 22.5, एंड 6 3 ज़ा 18, तो ये हो गया 18, ठीक है। माइनस ये क्या 1 क्यूब बाई 3, 1 क्यूब बाई 3 मतलब कि 1 बाई 3, 1 बाई 3 इज 0.33, ठीक है। 5 इंटू 1 अपॉन 2 मतलब कि 2.5, 6 इंटू 1 6, ठीक है। फर्दर सॉल्व किया, 9 और 18 27, 27 और 22.5 यहाँ पे कर देता हूँ, 27 और 22.5, तो ये 5 7 2 9 1 2 2 4 1 5, 59.5, ठीक है। यहाँ पे 6 प्लस 2.5 8.5, 8.5 और 0.33, तो 8.5 एंड 0.33, 3 5 3 8 8.83, 8.83, तो फाइनल आंसर कितना हो गया 59.50 माइनस 8.83। सॉल्व किया, 10 में तो से 3 गया, 49.5 आएगा ना? कौन सा ये वाला? हाँ हाँ सर। 49.5 आएगा, गुड, 49. तो ये 10 में से 3 गया 7, 4 में से 8 गया 6, 9 में 8 में से 8 गया 0, तो ये आ गया 40.67। तो ये एक नंबर आ गया है ना, तो बस ये नंबर आंसर है। ये समझ में आ रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन? अब समझ में इंटीग्रेशन, आ गया सर। ठीक है। सर बस एक चीज बताइए ना हाँ हर्षिता, कि ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे डिसाइड किया था? नहीं अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्वेश्चन में दिया है, सिचुएशन में दिया रहेगा, है ना। जैसे अगर 1 से 3 लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 5 भी हो सकता था, 7 से 8 भी हो सकता था, तब अपन फिर 8 से 7 कर देते, फिर 5 से 0 कर देते। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ये हमें पहले से नहीं, मतलब कुछ हमने दिमाग नहीं लगाया इसको 1 और 3 डिसाइड करने में, ये हमें सिचुएशन गिवन है। आ रहा है समझ में हर्षिता? यस सर, ओके सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन क्लास को विराम देते हैं। 3 बजे तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास है, और थोड़ा सा होमवर्क हैवी रहेगा इस बार फिजिक्स का, है ना। तो मज़ा आएगा तुम्हें करने में, क्योंकि अब तुम्हें जल्दी जल्दी बनेंगे क्वेश्चंस। तो हैवी मतलब कि थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा रहेगा, बस 2-4 डीपीपीज रहेंगी, तो उनको सॉल्व करना टाइम से पहले, मज़ा आएगा। बाय बाय एवरीवन। बाय सर।